हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1777 से लेकर 1780 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों के साथ कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। और जैसे आपने इस स्टोरी को दर्शन प्रीति वहां से जा चुके थे, लेकिन अनिका और भूमि दोनों वहीं पर आराम से खड़े थे। तभी कुछ गार्ड्स उन्हें दिखाई दिए, जो उन्होंने काफी हद तक पेड़ पौधों और मिलती जुलती आदिवासियों जैसी ही ड्रेस पहनी थी। इसलिए अनिका के इर्द गिर्द यानी कि आसपास जो था, अनिका ने उसमें एक अटैक किया। एक अटैक से ही वो बेहोश हो गया। अनिका ने जल्दी से उसके कपड़े पहन लिए। तभी दूसरी तरफ से फिर एक आदमी गया, तो दूसरे उस आदमी को भूमि ने उसका मुंह बीचकर उसका दम घोटकर मार डाला और उसके कपड़े पहन लिए। दोनों को पत्तों के नीचे छुपा दिया गया। तभी अनिका और भूमि आराम से एक दूसरे को देखती रही और आराम से इशारा किया कि आराम से जगह बनाए रहे, क्योंकि अनिका भूमि के सामने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहती थी जिसे भूमि उस पर काफ़ी हद तक क्वेश्चन यहीं पर पूछने लग जाए। इसलिए अनिका भी धैर्य से काम लेना चाहती थी। यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ है, अनिका भी जानना चाहती थी और भूमि भी जानना चाहती थी। इसलिए बस अनिका ने आंखों के इशारे से भूमि को कहा कि बस आराम से कुछ टाइम ऐसे ही खड़ी रहो और देखो क्या कुछ होता है। कुछ टाइम बीता ही था, तभी दो आदमी और पहरेदार थे जो वहाँ के। वो इधर उधर देखकर फिर अपनी सिगार चसाकर पहले एक कस लगाता, फिर दूसरा कस लगाता। दोनों पी के आराम से वहाँ से वापिस चले जाते हैं और फिर उधर देखने लग जाते हैं कि यहाँ के पहरेदार किधर गए, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। फिर वे वापिस वहीं जिस तरफ से आए थे उसी अंधेरी तरफ चले जाते हैं। अनिका और भूमि भी आराम से उनको फॉलो करती हुई एक पेड़ के पीछे छुपती हुई, ताकि दोनों अगर पकड़ी भी जाए तो उनके कपड़े देखकर एक बार तो उन्हें छोड़ ही देगा अपना व्यक्ति, अपना आदमी समझकर। तभी दो गार्ड वहां पर तैनात थे पहले से ही। अनिका और भूमि एक दूसरे की तरफ देखती हैं और पेड़ के साथ ही खड़ी हो जाती हैं जैसे कि वो खड़े थे। वो आराम से बस उनको देख रही थी। वो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था, पता नहीं, मेरी तो अभी 2 घंटे की और ड्यूटी है, उसके बाद मुझे रेस्ट करना होगा। फिर दूसरा कहता है कि नहीं, मेरी तो अभी स्टार्ट हुई है, उसके बाद कल सुबह ही मुझे रेस्ट मिलेगा, तब तक मुझे आज मेरी नाइट ड्यूटी है। फिर दूसरा कहता है कि ठीक है भाई, अभी अच्छे से दो अपनी ड्यूटी, नहीं फिर तुम जानते हो दीदी को। फिर दूसरा कहता है, हाँ, उसे कौन नहीं जानता, ये उसका ही बनाया हुआ एक पिंजरा है या जाल समझो, जिसे कोई अंदर तो आ सकता अपनी परमिशन से, लेकिन उसकी इजाजत से यहाँ से बाहर नहीं निकला जाता। फिर दूसरा कहता है, हाँ भाई, हमारी दीदी है भी ऐसी, और इतना कौन कर सकता है अपने भाई के लिए, क्योंकि पैसे सब चीज़ें आदमी अपने भाई बहन के लिए लेकर आता है, लेकिन वो तो जिंदा व्यक्तियों को लाश बनाने के लिए यहाँ पर लेकर आती है। तभी दूसरा कहता है, मुझे तो कई बार दया भी आती है उन छोटे छोटे बच्चों पर जिस पर वो दीदी का भाई एक्सपेरिमेंट करके देखता है। फिर दूसरा कहता है, भाई वो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को डॉक्टर बताकर उनका इलाज करता रहता है और हमसे
हामी भरवाता रहता है। फिर दूसरा कहता है हाँ भाई क्या कर सकते हैं, हमें पैसे चाहिए और उन्हें जो करना है करने दो, हमें क्या है, छोड़ो, अभी किसी ने हमारी बातें सुन ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे और जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर दूसरा कहता है हाँ भाई सही कह रहा है। दोनों चुपचाप आराम से खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। अनिका और भूमि भी दोनों ने उनकी बातें सुन ली थी और अनिका के तो पैरों नीचे से जमीन निकल गई थी और भूमि का भी यही हाल था, लेकिन दोनों आराम से खड़ी हो जाती है। फिर उनको थोड़ा सा चकमा देकर थोड़ी और आगे की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि अनिका ने उस अंधेरे से जब रोशनी देखी, वो अनिका और भूमि के होश उड़ कर रह गए, क्योंकि वहां पर अंधेरे के बाद बिल्कुल कांच का पारदर्शी एक घर बना हुआ था, या कहीं कोई कांच का बॉक्स लग रहा था जिसके आर पार बिल्कुल साफ अच्छे से देखा जा सकता है। लेकिन अनिका समझ चुकी थी अगर ये बाहर से बिल्कुल कांच का लग रहा है तो काफ़ी अच्छा सब कुछ इसमें मटेरियल लगा होगा और ये सब जिसने भी किया होगा वो काफ़ी नॉलेज और टेक्निकल ही इंसान है। फिर अनिका ने देखा कि उसके जो वहाँ पर व्यक्ति थे उनके फिंगरप्रिंट ही वहाँ पर काम कर रहे थे, यानी कि कोई भी दरवाज़ा होता तो सभी के फिंगरप्रिंट यानी कि कुछ हद तक कुछ एरिया तक सभी के वैलिड थे। ये नहीं था कि एक व्यक्ति के पूरे इस जो ये महल बनाया गया था पूरे में ही एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मैच करते होंगे। फिर अनिका का तो पता नहीं, लेकिन भूमि ने जब ये सब नज़ारा देखा, यानी कि हर व्यक्ति हर काम कर रहा है और वो साफ साफ देख रही है, जो आगे का हिस्सा था वो अच्छे से दिखाई दे रहा था, यानी कि जो लास्ट में जो चीज़ें चल रही थी वो अच्छे क्लियरिटी से नहीं दिख रही थी। अनिका और भूमि ये तो समझ गए थे वो यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी अनिका और भूमि के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे कि वो किसी के साथ लड़ सके। लेकिन अनिका अगर किसी के साथ लड़ भी सकती, लेकिन भूमि के सामने तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि अनिका क्या कुछ कर सकती है, इसलिए भूमि को कुछ इशारा करती है। भूमि अनिका का इशारा लेते ही अच्छे से समझ जाती है, इसलिए दोनों वापस जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ी थी ऐसे पीछे की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। फिर वो दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे थे कि जो आगे की तरफ गार्ड थे वो दिखाई नहीं दे रहे। फिर दूसरा कहता है हाँ भाई काफ़ी देर हो गई, वो तो हाँ वापस जाते हैं और आते फिर सोचने लग गए कि आराम से कुछ खाने पीने लग गए होंगे। फिर दूसरा कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ से आना तो आसान है लेकिन जाना बहुत मुश्किल, क्योंकि हर एक कदम पर एक खतरा बना हुआ है, या कहें कि हमें खुद भी नहीं पता कहाँ पर क्या खतरा है। अब भूमि और अनिका दोनों ही सावधान हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ के हर एक कदम पर कोई ना कोई खतरा है और वो दोनों कहीं पकड़ी ना जाएं। इसलिए दोनों बिल्कुल पेड़ों को पकड़ पकड़ के उनको आराम से आगे की तरफ बढ़ने लग गई, यानी कि जहाँ से आई थी अपने पैरों के कदम देख देख कर वापस वहीं रख कर वापस उसी दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गई। अनिका और भूमि जब बाहर निकली तो वो मौसम का जो टेम्परेचर था उसको देखकर काफी हैरान थी। भूमि और अनिका दोनों बाहर आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि दरवाजे के इस तरफ काफ़ी सर्दी है और उस तरफ गर्मी थी। तभी अनिका और भूमि एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर अपनी गाड़ी में आराम से बैठ जाती हैं और पानी की बोतल लेकर दोनों आराम से पूरी बोतल पानी की पी जाती हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में भी उन्होंने पूरा पानी फिनिश कर दिया था। अब भूमि अनिका से कहती हैं कि दीदी कौन है। अनिका कहती है मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे साथ थी, हमें सबसे पहले इस दीदी का पता लगाना होगा, आखिर है कौन ये दीदी और कहाँ से बच्चों को लेकर आती है और वहाँ पर क्यों छोड़ती है, और कौन है उसका साइको भाई।
ये सब दोनों आपस में एक दूसरे से कह रही थी, लेकिन आंसर दोनों के पास नहीं था। इसलिए अनिका चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करके वापस मारवा हाउस की तरफ ले जाती है। और रास्ते में भूमि अनिका से कहती है कि भूमि, हमें किसी और को न कहकर हमें ही यहाँ के रास्ते के बारे में खोजना होगा। तो नेक्स्ट टाइम तैयार रहना, क्योंकि हम 1 या 2 दिन के बाद वापस यहाँ पर आएंगे और इस जगह के बारे में अच्छे से मालूम करेंगे। तभी भूमि भी हाँ में बढ़ती है और कहती है, क्या मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर एंट्री करूँ? लेकिन अनिका कहती है कि नहीं, क्या पता आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या अगर इतनी पारदर्शी बनी है तो क्या पता हर जगह पर टाइम बम लगे हों और हमारी एंट्री होते ही उन्हें पता लग जाए सेंसर वगैरह से, तो वो वहीं के वहीं ब्लास्ट कर देंगे। तो इसलिए हमें पहले वहाँ की अच्छे से तहकीकात करनी होगी, या ये कहो कि वहाँ के बारे में अच्छे से जानना होगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। अभी हमें पता तो चल गया है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है, लेकिन हमें उस दरवाजे का पता लगाना पड़ेगा जहाँ से वो गाड़ी आई थी और जहाँ से वो गाड़ी गई है। यानी कि आसपास का जो एरिया है, यहीं के आसपास के एरिया में ही ऐसा कोई रास्ता है जहाँ से वो गाड़ी आई थी। और भूमि, तुम्हें वो गाड़ी देखनी होगी कि वो कौन से रोड से आती है, किस रोड से जाती है। तुम्हें अपना जो तुम्हारे हर रोड पर जो कैमरे लगे हैं उन्हें ध्यान से देखना होगा। अनिका की बात सुनकर भूमि हामी भर देती है, कहती है कि ठीक है अनिका, हम यही करेंगे। मैं आज ही कोटिल को बोलती हूँ कि जितने भी आसपास के एरिया में हमारे कैमरे लगे हुए हैं तो उन्हें प्लीज़ मेरे लैपटॉप में उनकी स्क्रीन को चलाए, क्योंकि हम पुलिस फोर्स के साथ ये काम आराम से बैठकर तो नहीं कर सकते। तभी अनिका भूमि की बात पर हामी भर देती है और फिर दोनों की गाड़ी आराम से मारवा हाउस के बाहर रुकती है। मारवा हाउस के अंदर बच्चे रोहित मारवा के साथ आराम से खेल रहे थे। कुटिल भास्कर भी अब आ चुके था, क्योंकि शाम का टाइम था और प्रीति काफ़ी देर से ही अनिका और भूमि का वेट कर रही थी। अभी तक उसने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि काफ़ी बार रोहित मारवा प्रीति से अनिका और भूमि के बारे में पूछ चुका था, लेकिन अनिका और भूमि के बारे में प्रीति ने बस यही कहा कि मुझे नहीं पता। फिर बाद में काफ़ी देर से रोहित की बातों को टाल रही थी। अब रोहित के पास कोई आंसर नहीं था, बस वो वेट कर रहा था कि किस टाइप अनिका और भूमि आए और मैं उनसे पूछूं कि रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था, क्योंकि प्रीति ने रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी रोहित मारवा को नहीं बताया था। बस ये कहकर टाल दिया कि मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी, दीदी को ही पता है और दीदी के पास ही रिपोर्ट है। अनिका और भूमि की गाड़ी मरवा के बाहर आ रुकी थी और रोहित को भी पता चल चुका था कि अनिका आ चुकी है, इसलिए रोहित आराम से बालकनी की तरफ ही देख रहा था। और अनिका जल्दी से गाड़ी से उतरती है और जो फाइल्स अनिका ने रखी थी उन्हें उठाती है और अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ भूमिका भी अब अंदर आ चुकी थी, वो भी अपने रूम में सीधी चली गई। प्रीति अनिका के पास न जाकर भूमिका के रूम में चली जाती है, जहां एक तरफ ये चल रहा था तो दूसरी तरफ दमयंती देवी भी काफी आजकल खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसने अभी तक अनिका के सामने कोई वार नहीं रखा था, बिल्कुल शांत बैठी थी। तो इसलिए वो कुछ गहरा प्लान कर रही थी कि कैसे मैं अनिका को वहां से उठा सकती हूँ और कैसे उससे पावर ड्रग्स ले सकती हूँ, क्योंकि भूमिका अपने रूम की तरफ जा चुकी थी, लेकिन उसके पीछे पीछे प्रीति भी उसके रूम में जा चुकी थी, क्योंकि वो अनिका से किसी तरह का कोई क्वेश्चन या सवाल नहीं पूछना चाहती थी। दूसरी तरफ अनिका गाड़ी को पार्क एरिया में लगाकर जल्दी से अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद अनिका अपने रूम में थी और जल्दी से टॉवल वगैरह कपड़े वगैरह लेकर और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, क्योंकि अनिका अपने आप को शांत करना चाहती थी। उसने रोहित को देख लिया था, लेकिन उसे इग्नोर करके जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। नहाकर जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकलने से पहले
मन में सोचने लग जाती है मैं रोहित से कैसे बचूं, क्योंकि मैं रोहित के किसी भी आंसर का कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती। इसलिए अनीका बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वो उस रूम से निकलती है और बच्चों के रूम की तरफ जाने के लिए सोचती है, क्योंकि वह अपने आप को शांत करना चाहती थी। इसलिए वो बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी रोहित अनीका के सामने आ जाता है। मिस्टर मारवा, आप कब आए? तभी रोहित कहता है कि बस अभी ही आया हूँ, क्योंकि रोहित का मुंह खुला रह गया था, क्योंकि रोहित ने देख लिया था कि अनीका ने उसे देख लिया है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वॉशरूम में चली जाती है। रोहित कब से अनीका का बाहर निकलने का वेट ही कर रहा था, लेकिन रोहित ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि अनीका बाहर से नहीं अंदर से निकल बाहर आती है तो उससे ये इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगी। अनीका रोहित को हिलाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि आप कब आए? रोहित अपने अनीका की बात सुनकर रोहित अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और अनीका को आंसर दिया, बस अभी आया हूँ, 3 मिनट हुई हैं। ओके रोहित, कुछ कहना चाहते हो? रोहित कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही अनीका ने कहा, मैं बच्चों के रूम की तरफ जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो जरूर बता देना, अदरवाइज मुझे आने में देर भी हो सकती है, क्योंकि क्या पता मैं आज बच्चों के साथ ही सो जाऊं। अगर आपका दिल करे तो आप भी आ जाना। इतना कहकर अनीका दरवाजे से बाहर आ गई और रोहित वहीं पर सोच में अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। अनीका को रिप्लाई दिया, बस अभी आया हूँ, 3 मिनट हुए। ओके रोहित कुछ कहता उससे पहले ही अनीका ने कहा, मैं बच्चों की रूम की तरफ जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो जरूर बताना, अदरवाइज मैं क्या पता आज बच्चों के साथ ही सो जाऊं। मेरा लिए आप इंतजार मत करना मिस्टर मारवा, अगर आप चाहो तो आप भी आ सकते हो। इतना कहकर अनीका दरवाजे से बाहर आ गई। रोहित सोचता रह गया कि अनीका क्या कहना चाहती है और क्या कर रही है, वो ऐसा बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रही है। इधर अनीका सोचते जा रही थी कि अब तो मैंने कैसे करके रोहित से अपने आप को छुपा लिया, यानी कि रोहित मुझसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता, मैंने उससे पहले ही कोई बहाना बना लिया, लेकिन ऐसा बहाना कितने टाइम तक चलेगा, कभी ना कभी तो रोहित का सामना मुझे करना ही होगा, लेकिन मैं अभी रोहित के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती। अनीका फिर सोचने लग जाती है कि नेक्स्ट बार मैं क्या बहाना बनाऊंगी। मैं रोहित के कुछ भी नहीं बताना चाहती और कुछ भी बता नहीं सकती। वो वहाँ पर जरूर जाएगा और अपने आदमियों के साथ, जो कि मैं नहीं चाहती कि रोहित वहाँ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ कोई तो ऐसा राज है जो मेरे लिए जानना जरूरी है और अभी तक मुझे खुद नहीं पता वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें छुपी हुई हैं या फिर कैसा खतरा है, कहीं रोहित भी खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए मैं रोहित को जब तक मुझे किसी तरह का कोई आइडिया नहीं हो जाता तब तक मैं रोहित को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इतना सोचकर अनीका बच्चों की रूम की तरफ चली जाती है। तो दूसरी तरफ लच्छो और दमयंती दोनों ही एक खाट पर बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। तभी दमयंती कहती है, अपने प्लान को कहाँ तक अंजाम दिया है तूने और कब दे रही है उसको अंजाम? तभी लच्छो कहती है रो जोर से, बस उसी की तैयारी है मासा, दिन रात उसी में लगी रही हूँ। और अनीका क्या सोचती है कि अभी तक हमने उसके सामने किसी तरह की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न नहीं की तो हम शांत बैठ गई, ऐसा नहीं होता। ये तो खुद उसको भी अंदाजा है, उससे पहले उसकी माँ को भी पता था कि जब कोई व्यक्ति घायल हो और शांत हो जाए तो ये समझो वो बहुत बड़े एक घातक हमले की तैयारी कर रहा है। शायद ये बात अनीका को खुद पता है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमने उस पर किसी तरह का कोई भी हमला या कुछ भी ऐसा उसके सामने नहीं लेके आए जिसे कि वो हमारे विचारों और हमारे किसी भी प्लान के बारे में समझ जाए। फिर आगे दमयंती कहती है,
तो फिर आगे क्या सोच रही हो? और वैसे तुमने जो कहा वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ों को छुपाकर ही रखना चाहिए, तभी बड़े हमले के बारे में उसको पता चलता है। नहीं तो पहले से ही वो चालाक है काफ़ी संचेत हो जाती। अब सामने से इतना बड़ा खतरा उसके सामने आएगा तो वो खुद भी हैरान हो जाएगी कि मैं आखिर बाजी और इसका आंसर क्या दूं और कैसे इस जाल से बाहर निकलूं। खुद अनिका भी समझ के बाहर रहेगा। फिर आगे लच्छो कहती है, लच्छो मासा, अब की बार मार और वार दोनों एक समान करना होगा। उसे उसके खुद रोहित भी कुछ नहीं कर सकता और रोहित भी उसे बचा नहीं पाएगा। दमयंती, ऐसा क्या सोचकर रखा है तुमने लच्छो? मासा, बस क्या बताऊं, बस ये जीत का जश्न की तुम तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द जश्न हमारे ही यहाँ पर होने वाला है और जीत हमारी ही होगी। कैसे मनाना है, किस तरह की तैयारी करनी है, अब आप बस इस पर ही ध्यान दो। फिर दमयंती कहती है, लच्छो तुम पता है ना तुम्हें किस तरह की वो लड़की है, क्योंकि उसकी माँ को मैंने कितनी बार फोर्स किया लेकिन वो मेरे हर बार वार से बचती रही, लेकिन उसकी बेटी भी उससे 2 कदम आगे निकली। तो इसलिए तुम उसे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मैं बार बार तुम चाल चलती हो और मैं बार बार तुम्हें ये हिदायत देती हूँ कि उससे जरा संभल कर उस पर हमला करना, कहीं वो वार तुम पर ही आकर ना गिर जाए। तभी लच्छो को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन वो दमयंती के सामने अपने इस गुस्से को शो भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो आराम से खड़ी होती है। वहां पर जो औरतें लगी हुई थी काम करने के लिए, लच्छो जाकर उसको एक लात मारती है और वो कई फीट दूर गिरती है। क्योंकि फिर दमयंती खड़ी हो जाती है और कहती है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने बिना बात इसको मारा? फिर लच्छो कहती है, मासा दरअसल बात ये है कि हम दोनों जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आराम से बैठकर हमारी बातों को क्यों सुन रही थी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। भले ही आप खतरे का आभास नहीं कर पाती, लेकिन मैं हर एक खतरे को महसूस और देख भी सकती हूँ। बस यही फासला है कि आप हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। क्या आपको पता था ये हमारी बातें क्यों सुन रही थी? तभी दमयंती कहती है, नहीं। तभी वो कहती है कि ये हमारी हर बात को सुन लेती और कभी ना कभी हमारे सामने मुसीबत पैदा कर पाती। भले ही ये हमारे साथ रहती हो, लेकिन हमारी कमजोरी के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, भले ही वो हमारे खुद के वफादार क्यों ना हो। दमयंती कहती है, अहो लच्छो, ये तो तुमने 100% बात बिल्कुल सही कही है। इतना कहकर दोनों आराम से खड़ी हो जाती हैं। जहाँ लच्छो कहीं खड़ी थी वहीं दमयंती जाकर खड़ी हो जाती है। फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अब की बार ऐसी चाल चलूंगी कि अनिका को 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इतनी बार वो हमसे बच पाई है, लेकिन अब की बार हमसे वो बच नहीं पाएगी। इतना कहकर वह ठाके लगाकर हंसने लग गई, लेकिन दमयंती को कुछ भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए दमयंती बस उसका साथ दे रही थी और उसके साथ हंसने लग जाती है। उन दोनों की इतनी भयानक हंसी थी कि आसपास जो व्यक्ति काम कर रहे थे सभी की आंखों में डर देखने को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर चुप हो जाती हैं और कहती है, मासा, अरे मासा, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे पास जितनी भी औरतें थी मैंने उनको 3 गुना बढ़ा दिया गया है और सभी काफी ताकतवर और दिमागदार से बिल्कुल तेज है। अब दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर दमयंती कहती है कि तुम और औरतों को कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि हमारे काफी सिपाही उस भयानक युद्ध में घायल हो गए थे और मृत हो गए थे। कुछ को हम उनके हवाले छोड़कर भाग गए थे। फिर तभी वो कहती है, ये मत पूछो, बहुत मेहनत से इनको इकट्ठा किया गया है। दरअसल ये सभी वो औरतें हैं जो
मर्द जात से नफरत करती हैं या फिर अपनी सास या किसी भी ऐसे व्यक्ति से, खासकर उनसे, क्योंकि ये औरतें सभी वो हैं जिन पर किसी न किसी ने एसिड फेंका है इनके चेहरे पर। इनके तकरीबन पूरा शरीर झुलस गया है। किसी ने किसी की सास ने उस पर एसिड फेंका है, तो किसी ने बॉयफ्रेंड ने, या फिर किसी के पति ने, या किसी बूढ़ी औरत के उसके बच्चों ने उसे आग की तरफ झुलसा दिया गया है। ये सभी वो औरतें हैं जो काफ़ी पीड़ित रही हैं और काफ़ी कुछ सहन किया है इस समाज में रहने के लिए, लेकिन अब वो सभी हमारे हर मिशन में हमारा साथ देंगी। और सभी औरतें काफ़ी ताकतवर भी हैं और मैंने उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग पर भी रखा था। कम से कम 3 महीने हो चुके हैं उन्हें मेरे पास रहते हुए। दमयंती कहती है, पहले तो तुमने इनके बारे में कभी नहीं बताया। तभी लच्छो, अगर बता देती तो जो तुम्हें अब सरप्राइज मिल रहा है वो सरप्राइज ना रहकर एक नॉर्मल सी बात रहती। दमयंती आकर लच्छो के कंधे को पर थपकी लगाते हुए कहती है, शाबाश मेरे दाएं हाथ, अगर तुम ना होती शायद मैं भी ना होती, क्योंकि तुम ही वो औरत हो जो मुझे उस दिन उस भयानक मंजर से बाहर निकाल कर लेकर आई थी। नहीं तो मैं अपने बेटे के गम में ही वहीं पर बैठ जाती और वो मुझे मार देती या मुझे अपने साथ पकड़कर बंदी बनाकर लेकर चली जाती। फिर लच्छो जल्दी से दमयंती की तरफ फेस करती है और उसके फेस पर जो आंसू की बूंद आई थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आ गई थी, इसलिए उनको पूछती है और कहती है, मासा, जब तक मैं हूँ मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आदर से आपसे विनती करती हूँ, तो मेरे सामने कम से कम ये आंसुओं को ऐसे बर्बाद मत होने दो, क्योंकि अभी रोने के दिन तो उनके हैं जिन्होंने मेरी मासा को रुलाया है। फिर दोनों चुप हो जाती हैं और आराम से जाकर वापस मंजे पर बैठ जाती हैं और जो उन्होंने हुक्का सिलकाया हुआ था उन दोनों आपस में एक एक कस लगाती हैं और हवा में धुएं को फेंकने लग जाती हैं। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए लच्छो कहती है, उस नकली आकाश का क्या करना है, क्योंकि काफी हद तक उसे ठीक कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उसकी हर एक इच्छा और जाहिर अगर वो करेगा तो उसकी हमारे लिए वो कमी साबित हो सकती है, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में था कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता था, बस जो ध्यान देता उसकी तरफ दया भाव से ही ध्यान देता। लेकिन वो करण गुलेरिया भी कोई बिल्कुल शांत बुढ़ाऊ नहीं है, वो भी काफी चालाक है। वो पल भर में अब समझ जाएगा और समझ भी जाएगा कि ये आकाश नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है, इसलिए उसका क्या कुछ करना है आप मुझे बता सकती हैं। फिर दमयंती कहती है कि अभी उसको रुकने दो, अभी तुमने जो प्लान किया है उसकी तरफ ध्यान दो, बस उसको समय समय पर ट्रीट जरूर दिलाती रहना, नहीं तो वो हमारा प्यादा खुले में जाकर हमसे ही बगावत पे ना उतर जाए या हमसे किसी तरह की बगावत ना करे, तो उसे अच्छे से समझा देना। तभी लच्छो कहती है, वो तो मैं समय समय पर उसे समझाती भी रहती हूँ, क्योंकि विक्की अक्सर घर जाता है आकाश से मिलने और विक्की को मैं खास तौर पर अच्छे से समझाने के लिए उसे अच्छी खासे पैसे भी देती हूँ और ये वहाँ की जो भी वहाँ पर चल रहा है वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तभी लच्छो कहती है ठीक है। फिर दोबारा फिर लच्छो कुछ सोच में गिर जाती है। फिर दमयंती से कहती है, मासा उस डॉक्टर का क्या करना है। तभी दमयंती कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछती हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है उस डॉक्टर का क्या करना है, क्योंकि तुम ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी। तो ऐसे तो तुम किसी को यहाँ पर नहीं लेकर आ सकती जब तक तुम्हें अपना फायदा नहीं दिखता। फिर हंसने लग जाती है और अपनी जांघ की तरफ हाथ मारती है और लच्छो कहती है, हाँ मासा, ये तो तुम बिल्कुल मेरे मन की बात कैसे जान लेती हो। तभी दमयंती कहती है, तभी तो मैं तुम्हारी माशा साहब हूँ। तभी लच्छो कहती है, हाँ मासा, आप बिल्कुल सही कह रही हो।
इतना कहकर दोनों आराम से खड़ी हो जाती हैं और उस डॉक्टर के कमरे की तरफ, यानी कि जहाँ पर वो एक व्यक्ति को बंदी बनाया गया था, वेंटिलेटर पर लेटाया गया था, उसके कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। जल्द मिलते हैं, और वीडियो लेट के लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स को स्टोरी का वेट करना पड़े, क्योंकि काफ़ी मैंने पहले ही बताया था कि मैं अभी घर नहीं गई हूँ, अभी घर जाऊँगी। हॉलीडे फिनिश हो चुके हैं, लेकिन अभी हम फौज में ही हैं, नहीं गए। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।